सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग कक्षा 8वीं के 10वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागः। इस पाठ के दो भाग हैं। हम लोग आज भाग का पढ़ेंगे, साथ में इसके प्रश्नोत्तर पे भी चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागः। सन्निमित्ते वरम त्याग का मतलब क्या हो गया? सन्निमित्ते यानी कि अच्छे कार्य के लिए, है ना। सन्निमित्ते का मतलब हो गया अच्छे कार्य के लिए, वरम यानी कि श्रेष्ठ, और त्याग मतलब त्याग, है ना। अच्छे कार्य के लिए त्याग जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पाठ जो है आप लोगों के टर्म एंड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। और अब तक जो संस्कृत में पेपर में सवाल आते थे, किताबें चेंज हुई आप लोगों को पता है, तो इस पार्ट के जो सवाल है वो एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं कहानी क्या है, फिर लास्ट में प्रश्न उत्तर पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय दिया हुआ है कि संस्कृत वाङ्मय, एक मिनट है, ओके, संस्कृत वाङ्मय कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। यानी कि संस्कृत वाङ्मय में कथा साहित्य का विशेष स्थान है। कथानां द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन संबंधा विविधा उपदेशाः प्रेरणा ही एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम। तो कथानां द्वारा यानी कि कथाओं के द्वारा, यानी कि कहानियों के द्वारा, मनोरंजकतया यानी कि मनोरंजन के माध्यम से, जीवन संबंधा जीवन से संबंधित विविध उपदेश और प्रेरणा ही इस साहित्य का प्रयोजन है। संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम समृद्धम वैविध्यपूर्णम च अस्ति। संस्कृत का कथा साहित्य जो है अत्यंत समृद्ध है और विविधताओं से परिपूर्ण है। प्रस्तुत पाठः हितोपदेशः इति अस्मात् कथा ग्रंथात् स्वीकृतः। ये जो पाठ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो है हितोपदेश इति अस्मात् कथा ग्रंथात्, यानी कि इस कथा ग्रंथ से लिया गया है ना। संस्कृत साहित्य में हितोपदेश और पंचतंत्र जो है कथा ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक, इस कहानी में क्या है देखते आगे। राज्ञ शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथाम अत्र वर्तते। यानी कि राजा शूद्र की सेवा में नियुक्त कोई वीरवर नाम का कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार की विशेषता का वर्णन इस कहानी में है। सह राज्ञ राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। वह राजा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार था। तस्य स्वामी भक्ति राष्ट्राय समर्पण भाव च प्रेरणारः। यानी कि उसकी जो स्वामी भक्ति है और राष्ट्र के लिए जो समर्पण भाव है वो प्रेरणा योग्य है। अत्र एषः पाठः भागद्वयो अस्ति। यह पाठ जो है दो भागों में है। पठनीया इयं वीरवर कथा। इस वीरवर की कहानी को पढ़ते हैं। पढ़ने योग्य, अनुकरण योग्य, अनुकरणीय अयम वीरवर। और ये वीरवर जो है अनुकरण करने योग्य है। ये इस गद्यांश के शब्दार्थ थे। ठीक है, अब कहानी की शुरुआत। ये तो इसका हिंदी है अर्थ जो हमने अभी डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी की शुरुआत, ठीक है, ये एक तरह से संवाद वाली कहानी है ना। बातचीत के माध्यम से कहानी बताई हुई है। तो देखते हैं कहानी में क्या है। ठीक है, आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। शोभावती नाम की कोई नगरी थी। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको बोला था ना, इस ये कहानी जो है इसमें जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है। देखो ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब पहले दी हुई है ना। अब देखो आसित का मतलब था या थी, तो अब नगरी है तो थी, शोभावती मतलब शोभावती, नाम मतलब नाम, काचन माने कोई और नगरी। तो अब ये सेंटेंस जो है मतलब अगर इसका ये जो है इसका अन्वय किया जाए तो यानी कि इसका सही क्रम किया जाए तो हम लोग करेंगे ना कि भाई शोभावती नाम की कोई नगरी थी। तो इस टाइप के सवाल भी इस पाठ के पीछे है। ठीक है, तो पहले पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद सवालों पर चर्चा करेंगे। तो शोभावती नाम की कोई नगरी थी। तत्र शूद्रको नामः महापराक्रमी नाना शास्त्रविद पूत चरित्र महीपति प्रतिवसति स्म। है ना, तत्र यानी वहाँ, शूद्र को नाम, शूद्र को लिखा हुआ है, शूद्र कह है, उत्वेशक संधि हो रखी है। ठीक है, ध्यान रखना। मैं बीच बीच में कई बार बता चुका आप लोगों को कि भाई शब्द जो है ओ की मात्रा पे खत्म नहीं होता। अगर ओ की मात्रा वाला शब्द होता है उसके पीछे विसर्ग होता है तो सही है, नहीं है तो समझना वो ओ की मात्रा विसर्ग की जगह हो रखी है, यानी कि उत्वेशक संधि हो रखी है।
तो यहाँ शूद्रको मतलब क्या हो गया, शूद्रकः, है ना। तत्र शूद्रकः, वहाँ शूद्रक नाम यानी कि शूद्रक नाम का महापराक्रमी, नाना शास्त्रविद यानी कि बहुत से विभिन्न शास्त्रों को जानने वाला, पूत चरित्र यानी कि अच्छे चरित्र वाला, महीपति यानी कि राजा, प्रतिवसति इसमें रहता था। अब देखो प्रतिवसति में तो लट लकार है, लेकिन लट लकार माने वर्तमान काल, और मैंने बोला रहता था, ठीक है। तो वर्तमान काल है तो भाई रहता है बोलना चाहिए, तो रहता था क्यों बोला, तो आप लोगों को पहले मैं कई बार बता चुका हूँ कि वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ अगर इसमें आता है तो पास्ट टेंस में बदल जाता है वाक्य, ठीक है। तो इसमें आने के कारण हम लोग जो है इसका अनुवाद पास्ट में करेंगे, और वैसे भी कहानियाँ पास्ट में ही है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तत्र शूद्रको नाम नाना शास्त्रविद पूत चरित्र महीपति प्रतिवसति इसम, समझ गए होंगे कि वहाँ पर शूद्रक नाम का महापराक्रमी, नाना शास्त्रविद मतलब बहुत सारे शास्त्रों को जानने वाला, अनेक शास्त्रों को जानने वाला, पूत चरित्र पवित्र चरित्र वाला, महीपति यानी कि राजा, प्रतिवसति इसमें रहता था। अथ एकदा वीरवर नाम राजपुत्र व्रतियतम कस्मादपि देशात राजद्वारम उपागच्छत। अब इसमें भी देखो ये शब्दों को अलग अलग करेंगे ना, तो देखो इसमें भी दो शब्द है, अथ प्लस एकदा, ठीक है। अब यहीं से समझो, देखो इसमें आपकी दो चीज़ें हो रही है। अब इस पार्ट के बाद संधि विच्छेद करने वाला सवाल आएगा, प्लस एक सवाल आएगा पदच्छेद करने वाला, और एक सवाल आएगा अन्वय करने वाला, मतलब सही क्रम में जमाने वाला, ठीक। तो संधि विच्छेद मतलब ये दो शब्द दिए हुए हैं, तो दो शब्द कौन से हो गए, अथ प्लस एकदा, वृद्धि संधि हो रखी थी, तो ये तो हो गया संधि विच्छेद। और पदच्छेद जब करो तो बीच में ये प्लस मत लिखना, सीधे सीधा अलग अलग करके अलग अलग शब्दों को लिखते जाना, समझ गए। तो अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो आप लोगों के दो सवाल एक साथ हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं, एक तो संधि विच्छेद हो रहे हैं, प्लस पदच्छेद भी हो रहे हैं, है ना। तो पदच्छेद अगर करना हो तो मैं अथ प्लस एकदा, हो गया अलग अलग, ठीक है। तो पदच्छेद की बात करेंगे तो शब्दों को डायरेक्ट अलग अलग करके लिखना है, और संधि विच्छेद करोगे तो बीच में प्लस लगा लोगे, सिंपल। तो दो सवाल तो एक साथ, प्लस आप जब पदच्छेद कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वाक्य का सही क्रम क्या होता है, तो अन्वय वाला सवाल भी आपके ऐसे हो जाएगा, ओके। तो समझते जाओ, अभी केवल समझने की बात कर रहे हैं। तो अतः एकदा दो शब्द हो गए, वीरवर नामा मतलब वीरवर नामा ही, राजपुत्र मतलब राजपुत्र, व्रति अर्थम, इसमें भी यानी संधि है, व्रति प्लस अर्थम, ओके। हालांकि ये दोनों जो है मतलब अलग अलग नाउन ना हो गए, एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करे। वृत्ति का मतलब होता है जीविका के दो, आजीविका के दो, काम धंधा के दो। अर्थम माने के लिए, किसी शब्द के पीछे अर्थम जुड़ जाए तो के लिए मीनिंग निकलता है। जैसे भोजन प्लस अर्थम भोजनार्थम यानी कि भोजन के लिए, धन प्लस अर्थम धनार्थम यानी कि धन के लिए। तो वृत्ति यानी कि आजीविका, और अर्थम यानी के लिए, तो वृत्ति अर्थम का मतलब हो गया आजीविका के लिए, काम के लिए, ओके। कस्मात अपि में भी दो शब्द है, कस्मात प्लस अपि। कस्मात त है, त की जगह द हुआ है, जैसा तो संधि हो गई, ठीक है। देशाद, यहाँ पे भी द की जगह त है, देशात शब्द है, पंचमी विभक्ति आ रखी है, तो त ही होता है पंचमी में, यहाँ जैसा तो संधि होके द कर दिया। राजद्वारम उपागच्छत, इसमें भी दो शब्द है, राजद्वारम प्लस दूसरा शब्द हो गया उपागच्छत। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें जितने भी शब्द है सब हमने अलग अलग कर लिए, तो इसका मीनिंग भी एकदम क्लियर हो गया। अथ एकदा यानी कि उसके बाद एक बार, वृत्ति अर्थम वृत्ति के लिए, आजीविका के लिए, काम के लिए, कस्मात अपि देशात किसी देश से, वीरवर नाम राजपुत्र, वीरवर नाम का राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजकुमार, राजद्वारम उपागच्छत यानी कि राजा के दरबार में, राजद्वार पर आया, कहने का मतलब, ठीक है। तो आप जैसे आप शब्दों को अलग अलग करोगे तो इनका अन्वय भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो वीरवर नाम का एक राजकुमार राजा के दरबार में, राज दरबार में आया, ठीक। किस लिए आया, वृत्ति अर्थम यानी कि काम के लिए। तेन सह उसके साथ, वेददत्ता नाम तस्य पत्नी, वेददत्ता नाम की उसकी पत्नी, शक्तिधरो नाम सुतः। अब देखो फिर से शक्तिधरो लिखा हुआ है, तो ओ की मात्रा पर खत्म नहीं होता, यहाँ शक्तिधरः है, ठीक है, उत्विषक संधि हो रखी है, ठीक। तो शक्तिधर नाम सुतः, सुतः मतलब होता है पुत्र, शक्तिधर नाम का उसका पुत्र, वीरवती नाम कन्या च समायात, और वीरवती नाम की कन्या आए, मतलब वीरवती नाम की उसकी पुत्री थी। ये इसके शब्दार्थ है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी अर्थ है जो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक, आराम से देख सकते हैं आप लोग।
अपन आगे बढ़ते हैं, संस्कृत का सरलाट करते हैं। ओके, यहाँ आगे बातचीत शुरू हो रही है उन लोगों की। जब वो राज दरबार में आया तब क्या क्या बातचीत हुई, सबसे पहले किससे मिला, सब इसमें है, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो वीर बोलता है प्रतिहारम वीक्ष्य, प्रतिहार मतलब होता है द्वारपाल, द्वारपाल को देखकर बोलता है कि भो प्रतिहार हे द्वारपाल, व्रत्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि तस्मान् नये माम स्वामिनः समीपम। वो कह रहा है व्रति अर्थम आगतो, यानी कि व्रति के लिए आया, मतलब आजीविका के लिए आया हुआ या काम के लिए आया हुआ, राजपुत्रो अस्मि, राजपुत्र हूँ, मैं राजपुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, तस्मान नए, तस्मान नए मतलब तस्मात प्लस नए है ये, मतलब इसलिए मुझे ले जाओ, माम यानी मुझे, स्वामिनः समीपम स्वामी के पास। ठीक, मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि भाई मैं जो है राजकुमार हूँ, और व्रत्यर्थम आगतः मतलब व्रति यानी कि व्रत्यर्थम यानी कि काम के लिए आया हूँ, तो मुझे स्वामी के पास ले जाओ। देखो अब इसमें भी वही है, शब्दों को अलग कर लो। तो व्रत्यर्थम तो पहले आया हुआ ही था, तो व्रति प्लस अर्थम म हलंत होता है, तो देखो पीछे आगतः जुड़ा हुआ है ना। आगतः क्यों बोला मैंने अभी बता रखा है, ओ की मात्रा पे शब्द खत्म नहीं होता है, वो ओ विसर्ग की जगह होता है ओ टू विसर्ग संधि। राजपुत्रो अस्मि, तो राजपुत्र प्लस अस्मि, राजपुत्र प्लस अस्मि, यहाँ पे भी उत विसर्ग संधि हो रखी है। ओके, तो शब्दों को अलग करने से आप लोगों को अन्वय करने में जो है इजी रहेगा। तस्मात नए में भी दो शब्द है, तस्मात प्लस नए, है ना, तस्मात प्लस नए अनुनासिक संधि हो रखी है, नए नए मतलब ले जाओ। ओके, तो कह रहा है कि भाई मुझे राजा के समीप ले जाओ। ततो द्वारिकः तम प्रभो समीपम आनयत्, उसके बाद द्वारिक यानी कि द्वारिक यानी कि वो द्वारपाल जो है उसको स्वामी के, प्रभु के यानी कि राजा के पास ले जाता है। वीरवरः प्रणाम पुरस्परम सामिन्यम, वीरवर जो है प्रणाम करके कहता है, देव हे राजन या हे देव, यदि सौभाग्येन अहम भवतः सेवायां नियोजितः तर्हि यदा आदिश्यते तदा श्रद्धया पालिष्यामि। कह रहा यदि सौभाग्य से अहम भवतः सेवायां नियोजित, अगर मैं आपकी सेवा में नियुक्त किया गया, तर्हि यदा आदेश्यते तत् श्रद्धया पालिष्यामि, तो जो आप आदेश करेंगे वो श्रद्धा से पालन करूँगा। राजा कहता है किम ते वर्तनम, भाई तुम्हारा वेतन क्या है। राजा कहता है वर्तनम माने वेतन, कि तुम्हारा वेतन क्या है, सैलरी कितनी लेगा कहने का मतलब। वीरवरः प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम, देव वो कहता है हे देव यानी कि हे राजन, प्रतिदिन शत चतुष्टयम यानी कि 400 स्वर्ण सोने की मुद्राएं। राजा कह रहा है का ते सामग्री, तुम्हारी सामग्री क्या है। वीरवरः कहता है इमो बाहु, ये दोनों भुजाएं, एषः खड्गश्च, ये देखो दिखा रहा है ना, ये दोनों भुजाएं और ये तलवार मेरी सामग्री है कहने का मतलब। राजा कह रहा है ने तत् शक्यम, नहीं हो सकता, ठीक है। तत् श्रुत्वा वीरवरः राजानम प्रणम्य राजसभात निर्गत, ये सुनकर वीरवर जो है राजा को प्रणाम करके राजसभा से निकलता है। मंत्री तदा आलोक्य, मंत्री जो है ये सब देख के बोलता है कि देव दिन चतुष्टस्य वेतन अर्पणेन प्रथमम परीक्ष्यताम स्वरूपम अस्य वेतनार्थिनो, यानी कि 4 दिन का वेतन अर्पित करके पहले परीक्ष्यताम स्वरूपम अस्य, यानी कि इसकी परीक्षा लेकर वेतनार्थी यानी कि जो ये वेतन चाहने वाले की वेतन चाहने वाले राजपुत्र से इस राजकुमार की परीक्षा लेते हैं। किम उपनम एतत् वेतनम न वेति, कि भाई ये इस वेतन के योग्य है या नहीं। अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूल दाने नियोजितो असो राजपुत्र वीरवरो नरपतिनाम, नरपतिना यानी कि राजा के द्वारा वीरवर नाम का ये राजपुत्र मंत्री के वचनों से पान दान देकर नियुक्त कर लिया गया। स च राजपुत्र प्रतिदिनम प्रभाते राजदर्शनांतरम स्ववेतनस्य यच्छति देवेभ्य अर्धम, उसके बाद वह राजकुमार प्रतिदिन प्रभाते यानी कि सुबह राज दर्शनांतरम राजा के दर्शन करके स्ववेतनस्य अर्धम यानी कि आधा, अपने वेतन का आधा यच्छति यानी देता है देवेभ्य देवताओं को, अपने वेतन का आधा देवताओं को अर्पित कर देता है कहने का मतलब। स्थितस्य चार्धम यानी कि बचे हुए का, यानी कि 400 में से 200 रुपये तो देवताओं को अर्पित कर लेता है, तो बचे हुए का अर्धम यानी कि आधा यानी कि 100 रुपये,
किसको दे देता है? दरिद्रेभ्यो, है ना, गरीबों को दे देता है, कहने का मतलब। निक्षिपति च तद अवशिष्टम भोज्य विलास व्ययार्थम पत्निया हस्ते। और जो बचता है यानी कि 100 रुपये जो बचता है वो अपने भोजन विलास इत्यादि यानी कि जो इसकी डेली यानी कि जो खर्च के लिए, चाहे भोजन इत्यादि जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पत्नी के हाथ में दे देता है। ततो धृतायुध सह राजद्वारम अहिर्निशम सेवते। उसके बाद वो जो है अस्त्र शस्त्र धारण करके राजद्वारम अहिर्निशम सेवते यानी कि राजद्वारम यानी कि राजद्वार पर दिन रात सेवा करता है, कहने का मतलब। यदा राजा स्वयं आदेशति, जब राजा स्वयं आदेश देता है, तदा याति स्वगृहम, तब वह अपने घर जाता है। अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम रात्रे, एक बार कृष्ण चतुर्दशी की अर्धरात्रे यानी कि आधी रात में, सह राजा श्रुतवान, राजा जो है सुनता है, क्या सुनता है? करुण रोदन ध्वनिम च कश्चन, किसी की करुण रोदन ध्वनि यानी कि रोने की आवाज़। आधी रात को राजा जो है किसी की रोने की आवाज़ सुनता है, ठीक है, कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात को। चलते हैं आगे, ये इसके शब्दार्थ हैं, आगे चलते हैं। ये जो हमने अभी डिस्कस किया था उसका इंडियन अनुवाद है, ठीक, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब जब वो रोने की आवाज़ सुनता है तब क्या होता है, राजा क्या बोलता है इसको, है ना, क्योंकि इसको नियुक्त किया हुआ है, किसको? वीरवर को, है ना। तो देखते हैं वीरवर क्या करता है और राजा क्या बोलता है। ओके, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हिस्सा इसका जो है यहाँ प्रिंट नहीं, मैं बीच की कहानी आपको बता देता हूँ। तो राजा उसको जो है वीरवर को बोलता है कि जाओ देखो कि भाई रोने की आवाज़ किसकी है। तो वीरवर जो है निकल जाता है। उसके निकलने के बाद राजा को लगता है कि भाई ये इसको अकेला भेजना उचित नहीं था, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो राज जो है आगे जाके जब वीरवर देखता है कि वहाँ पर एक सुंदर युवती जो है आभूषण धारण किए हुए रो रही होती है, तो वो उसको देखते पूछता है कि भाई माता आप कौन है और क्यों रो रही है, ठीक है। तो वो जो है शूद्रक की राजलक्ष्मी होती है। तो राजलक्ष्मी कहती है वत्स अहम एतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मी रश्मि, यानी कि मैं इस राजा, भूपाल मतलब राजा, राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ, है ना। चिरम एतस्य भुज छायाम, इस राजा की भुजाओं की छाया में सुमहता सुखेन निवसामी, बहुत सुख से रह रही हुई थी। सांप्रतम तु देव्या अपराधेन अद्य प्रभति, यानी कि ये जो राजा है वो देवी के अपराध के कारण तृतीय दिवस से तीसरे दिन राजा पंचत्वम यास्यति, पंचत्व में मतलब पंचत्व में विलीन हो जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तदा अहम अनाथा, तब मैं अनाथ भविष्यामी यानी कि हो जाऊंगी। तद इदानीम न अत्र स्थास्यामि इति क्रंदामि, यानी कि तब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी इसीलिए रो रही हूँ। वीरवर तदा कन्या, वीरवर ये सुनकर प्रणिपत्य प्रणाम करके भगवती यानी कि हे देवी, अस्ति अत्र कश्चिदो उपाय येन भगवत्या पुनरिह चिरवासो भवति, यानी कि कोई उपाय है जिससे देवी फिर से यहाँ रहे। सुचिरम जीवती च स्वामी, और स्वामी भी जो है लंबे समय तक जिए। राजलक्ष्मी कहती है अस्ति वत्स, यानी कि पुत्र है, उपाय है कहने का मतलब। एकेव अत्र प्रवृत्ति च अतीव दुस्साध्य, एक ही उपाय है वो भी बहुत ही दुस्साध्य, बहुत कठिन है कहने का मतलब। साष्टांगम नमस्कृत्य, साष्टांग प्रणाम करके वीरवर बोलता है अम माता कथय, कहो, कह सह उपाय दुस्साध्य, कौन सा वो दुस्साध्य उपाय है, ठीक। राजलक्ष्मी कहती है श्रूयताम पुत्र, सुनो पुत्र, यदि त्वया यानी कि यदि तुम्हारे द्वारा स्वस्य सर्वतः प्रिय वस्तु सहासवर्णेन भगवती मंगलाय उपहार क्रियेत, यानी कि यदि तुम्हारे द्वारा सर्वतः प्रिय, तुम्हारी जो सबसे प्रिय वस्तु है, सहासवर्णेन हंसते हुए, भगवती मंगलाय भगवती मंगला के लिए उपहार क्रिएट, अगर तुम उपहार कर देते हो, भेंट कर देते हो, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणाम शतम, फिर राजा जो है 100 वर्षों तक जिएगा। अहम सुखेन निवस्यामि, और मैं भी सुख से रहूँगी। ततः सा तत्क्षणादेव
गता अदृश्यताम तत्सम्मुखात्, उसके बाद वो उसी क्षण जो है उसके सम्मुख से अदृश्य हो जाती है। ठीक है, तो भाग का में इतना ही है इस कहानी में। ठीक, अब आगे क्या होता है भाई, वो क्या अपनी वस्तु जो है देवी को भेंट करता है जिससे राजा 100 वर्षों तक जी सके और देवी भी वही रहे, और क्या वो भेंट कर पाएगा, वो सब जो है इसके भाग ख में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो अभी हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। ओके ओके, एक एक करके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आमने वाले, हालांकि उत्तर आपके सामने है तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्या आमने वाले क्या है कि पाठ के अनुसार आम और न लिखना, उदाहरण के अनुसार लिखना, मतलब अगर सेंटेंस सही है तो आम, गलत है तो ना। ठीक, जैसे किम राज्ञ शूद्रकस्य नगरिया नाम शोभावती आसीत, कि भाई उसकी नगरी का नाम, राजा शूद्रक की नगरी का नाम शोभावती था, तो आम सही है। फिर कह रहा किम वीरवर अनेक शस्त्राणाम ज्ञाता अस्ति शास्त्राणाम, क्या वीरवर शास्त्रों का ज्ञाता था अनेक शास्त्रों का, तो राजा था भाई, वीरवर नहीं था। ओके, किम वीरवरः राजपुत्र आसीत, क्या वीरवर राजपुत्र था, बिल्कुल सही बात है, आम। किम ते वर्तनम, तुम्हारा वेतन क्या है, इति किम शूद्रकः अपृच्छत्, क्या यह बात शूद्रक पूछता है, आम, बिल्कुल सही बात है, शूद्रक पूछता है उसको। किम वीरवरम राज्य समीपे द्वारिकः आनयत्, क्या वीरवर को राजा के समीप द्वारपाल लेके आता है, बिल्कुल सही है, आम है। किम राजा शूद्रकः राजपुत्रम वीरवरम साक्षात दृष्ट्वा एव व्रति अयच्छत्, उसको देख के ही रोजगार दे देता है, काम पे लगा लेता है, कहने का मतलब ना, है ना, परीक्षा लेने के लिए कहता है ना 4 दिन का परीक्षा लेगा। किम वीरवर स्ववेतनस्य चतुर्थम भागम एव पत्नीये यच्छति स्म, क्या चौथा भागी पत्नी को रहता है, बिल्कुल सही बात है भाई, उसको 400 मिलते थे, आधा देवताओं को तो बच्चा 200, उसमें से भी आधा गरीबों को तो बच्चा 100, तो प्रैक्टिकली तो 4th भाग ही तो है, चतुर्थ भाग तो पत्नी को रहता था, बिल्कुल सही बात है। किम करुण रोदन ध्वनिम श्रुत्वा, राजा श्रुतवान सॉरी, क्या करुण रोने की ध्वनि राजा ने सुनी थी, बिल्कुल सही है ना, कृष्ण चतुर्दशी को सुनी थी आधी रात को। ओके, किम करुण रोदन ध्वनि दिवसे श्रुतः आसीत, क्या ये जो करुण रोने की ध्वनि जो है दिन में सुनी थी क्या, नहीं, तो ना आएगा, रात को सुनी थी ना, कृष्ण चतुर्दशी को आधी रात को। किम राजलक्ष्म्या उक्तः उपाय अतीव दुसाध्य अस्ति, क्या राजलक्ष्मी के द्वारा बताया गया उपाय बहुत ही कठिन था, आम, है ना। किम भगवती सर्वमंगला उपायम संसूच्य शीघ्रमेव अदृश्य अभवत्, क्या भगवती जो सर्वमंगला थी वो उपाय बता के अदृश्य हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी, है ना। आगे देखते हैं। ये जो है पूर्ण वाक्य उद्धृत है, आपके प्रश्न दिए हुए हैं, साथ में इनके उद्धृत। शूद्रकः कीदृशः राजा आसीत्, तो पूरी लाइन में उत्तर है, शूद्रकः पराक्रमी नाना शास्त्रविद राजा आसीत्। ओके, आगे क्या कह रहा है, वीरवरः कस्य समीपम गंतुम इच्छति, वीरवर किसके पास जाना जाता है, तो राजा के पास, तो वीरवरः राज्ञ समीपम गंतुम इच्छति। ठीक है, राज्ञ शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरम वीरवर किम अयच्छत्, जब राजा शूद्रक ने उसको पूछा था कि तुम्हारी सामग्री क्या है, तो वीरवर ने क्या उत्तर दिया था, तो वीरवर अवदत् मम 2 बाहु खड्गश्च मम सामग्री अस्ति, मतलब मेरी 2 भुजा और ये तलवार मेरी सामग्री है। वीरवर स्वगृहं कदा गच्छति स्म, वो अपने घर का कब जाता था, तो एक लाइन आई थी ना, जब राजा आदेश देता था तभी वो जाता था, तो उत्तर आ गया देखो, यदा राजा आदिशति तदा वीरवरः गृहं गच्छति। ठीक है, वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धं केभ्य यच्छति, अपने वेतन का आधा किसको देता है, तो देवेभ्य, है ना, देवताओं को देता है। वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धं देवेभ्य यच्छति स्म। आगे देखो, राजलक्ष्मी कुत्र सुखेन अवसत, राजलक्ष्मी राज्ञ भुज छायायाम सुखेन अवसत। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, राजलक्ष्म्याः दुःखस्य कारणं श्रुत्वा बद्धांजलि वीरवर किम अवदत्, यानी कि राजलक्ष्मी के दुख का कारण सुनकर वीरवर ने क्या बोला कि भाई अस्ति अत्र राज्ञ जीवनस्य कश्चित् उपाय, मतलब कोई उपाय है क्या जिससे राजा जीवित रह सके। चलते हैं आगे। अब देखो ये जो सवाल है महत्वपूर्ण मान लो, क्योंकि ऐसे सवाल
नई बुक में ही थे, पुरानी बुकों में ऐसे सवाल आते नहीं थे और एग्जाम में भी नहीं आते थे। तो नई बुक में ये है तो प्रैक्टिकली मान लो आपके ये सवाल आएगा। क्या कह रहा है, अन्वय रूपेण लिखत, अन्वय के रूप में लिखिए। अन्वय के रूप में लिखने का मतलब क्या हो गया, सही क्रम में जमाना है। एक तरह से जनरली क्या होता है संस्कृत में जितना कोई भी साहित्य होता है तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए तो शब्दों को अलग अलग क्रम में भी लिखा जाता है ना, अलग अलग समासों का अलंकारों का प्रयोग करके लिखा जाता है। तो जब आप उन सेंटेंस को पढ़ो तो उसके शब्दों का पदच्छेद करो और सही क्रम में जमा के लिखो, यही है अन्वय रूप, है ना। तो जैसे ये वाला देखो छोटा सा, ये इसको देख लेते हैं। वैसे उत्तर सभी के लिखे हुए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि बनते कैसे। देखो आसीत का मतलब हो गया था, शोभावती मतलब शोभावती, नाम मतलब नाम, काश्चन मतलब कोई, नगरी मतलब नगरी, मतलब क्या हो गया, थी शोभावती नाम की कोई नगरी। तो आप सही क्रम में जमाएंगे तो क्या बोलेंगे, शोभावती नाम की कोई नगरी थी तो सबसे पहले शोभावती आएगा। शोभावती नाम यानी कि नाम की, काश्चन यानी कि कोई, नगरी मतलब नगरी, आसीत यानी कि थी। समझ गए मेरी बात, प्रैक्टिकली सही क्रम में जमा के लिखा है। ठीक है, तो राजा पूछता है कि भाई तुम्हारा वेतन क्या होगा। तो इसमें देखो लिखा प्रतिदिनम स्वर्ण शत चतुष्टय देवम। तो देव यानी कि राजा को संबोधित करा, तो सबसे पहले देवम लिख लो। फिर प्रतिदिन 400 सोने की मुद्राएं थी तो प्रतिदिनम स्वर्ण चतुष्टयम, ये इसका सही क्रम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अन्वय करना है। अन्वय के लिए यही आप पहले शब्दों को समझो, उनको अलग अलग कर लो ज़्यादा समझने के लिए, और शब्दों को अलग अलग करने के बाद उनको सही क्रम में जमाना, यही अन्वय क्रम है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। ये सारे उत्तर आप लोगों के समक्ष है। ओके, चले आगे। ओके, ये जो सवाल है संधि वाला, अब इसमें आपके दो सवाल एकदम इजीली हो गए। एक आएगा पदच्छेद करने वाला आगे सवाल, तो वो भी कर सकते हो, और संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के बीच में प्लस लग जाएगा, पदच्छेद में सीधा सीधा अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, अथ एक दाग, तो अथ प्लस एक दाग, यहाँ वृद्धि संधि हो रखी है। ठीक है, वृत्ति अर्थम, यहाँ पे यण संधि है, वृत्ति प्लस अर्थम, है ना। देखो यहाँ आपको ऑलरेडी एक शब्द दिया है, तो आप तो कोशिश हमेशा ये करो कि कोई भी शब्द ना दिया हो तो भी कस को। ठीक है, कस्माद अपि, द आया हुआ है बीच में, तो तृतीय वर्ण बीच में दिखाई दे तो समझ लेना जसु संधि होती है, और तृतीय वर्ण हमेशा प्रथम वर्ण की जगह आता है। तो कस्मात प्लस अपि त हलंत है। ठीक है, ये प्रथम वर्ण है, इसी की जगह तृतीय वर्ण हो रखा है। को अपि, तो कहा प्लस अपि, ये आपके उत्विशक संधि है। राजपुत्रो अस्मि, तो राजपुत्र प्लस अस्मि, ये भी उत्वेशक संधि है। यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम, गुण संधि हो रखी, आ प्लस ए मिलके ए हो रखा है। वेतना अर्पणेन, तो वेतन प्लस अर्पणेन, अ प्लस अ मिलके आ हो रखा है, दीर्घ संधि है। तदा आलोक्य, ये तद प्लस आलोक्य, वैसे ये भी ठीक है, लेकिन तत् प्लस आलोक्य करना है ना, ज़्यादा उचित ये है। क्यों, त की जगह ही द हो रखा है। ओके, दोनों ही राइट है वैसे तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे समझिए, तो तत् की जगह त की जगह द हो रखा है। ततो असो, ततः प्लस असो। वेदनार्थिनो, वेतन प्लस अर्थिनः, ओ की मात्रा पर खत्म नहीं होता, ओ की मात्रा विसर्ग की जगह होती है। तद अवशिष्टम, तो तत् प्लस अवशिष्टम, त की जगह द हो रखा है ना, ये त हलंत, तृतीय वर्ण हो जाएगा प्रथम वर्ण की जगह, तो द हो जाएगा, द में आ जुड़ गया इसलिए द पूरा दिख रहा है यहाँ पे। आगे चले। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है संधियों के इस पार्ट में। राज दशनाथ अंतरम, दशनाथ अंतरम, तो ये फिर से देखो राज दशनाथ में त की जगह ये द हो रखा है, तो राज दशनाथ प्लस अनंतरम। ठीक है, वेति वा प्लस इति। राज लक्ष्मी रुवाच, र दिख रहा है बीच में, राज लक्ष्मी ही प्लस उवाच। चार्धम, च प्लस अर्धम दीर्घ संधि है। बहिर नगराद आलोकिता, बहिर राधा है ना, बही प्लस नगराद, ये द है ना, द त की जगह नगराद प्लस आलोकिता, जैसे तो संधि है यहाँ पे, त की जगह द होता है। का अपि, का प्लस अपि दीर्घ संधि। प्रति उवाच, प्रति प्लस उवाच यण संधि। राज लक्ष्मी रश्मि, र आया हुआ है, मतलब राज लक्ष्मी ही प्लस अस्मि ऋत्विशक संधि। स्थास्यामि प्लस इति दीर्घ संधि हो रखी है, यहाँ भी ई है, आगे भी ई है, समान वर्ण दीर्घ संधि। भुज छायाम, भुज प्लस छायाम। अस्ति यत्र, तो अस्ति प्लस अत्र, फिर से यण संधि। कश्चिद उपाय, तो कश्चित त है यहाँ पे, फिर से त की जगह पे द होता है, कश्चित प्लस उपाय। ठीक है, ये संधि के एग्जाम्पल्स थे। अब ये सवाल जो है वो समझने लायक है,
क्यों कह रहा हूँ ऐसा, है तो बहुत ईजी, अगर एक बार समझ गए तो सब कर सकते हो। क्या कह रहा है, ये जो लाल रंग में जो शब्द दे रखे हैं, प्रत्येक सेंटेंस में एक एक शब्द दे रखा है, वो के भी प्रयोक्ता में किसके लिए आया हुआ। अब किसके लिए आया हुआ है, तो के लिए संदर्भ में होती है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, चतुर्थी, मतलब जिसके लिए भी आया हुआ है वो शब्द जब लिखना है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा के लिखना है। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ अहम भवतः सेवायाम नियोजिता, भवतः यानी आपके लिए, तो आपके लिए किसकी बात कर रहा था कि यदि मैं आपकी सेवा में नियुक्त हुआ, तो ये आपका वर्ड किसके लिए आ रहा है, तो राजा के लिए, तो राजा के लिए है तो राज्ञ लिखेंगे, ये राजन शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। ठीक, ततः असो तद रोदन स्वरम स्वरा अनुसरण कर्मेण प्रचलित, मतलब वह जो है उस रोने का अनुसरण करता है। तो आसो किसके लिए आया हो, तो वीरवर के लिए आया हो, तो वीरवर के लिए आया, तो वीरवर की चतुर्थी विभक्ति वीरवराय। तथा अहम अपि गच्छामि पृष्ठतो अस्य, यानी वो कहता है कि मैं भी इसके पीछे जाता हूँ, तो ये मैं कौन है, राजा है, तो राज्ञ है ना, राजन शब्द की चतुर्थी विभक्ति राज्ञ। चीरम एतस्य भुजस्य छायाम सुमहता सुखेन निवसामि, यानी कि मैं इसकी भुजाओं की छाया में रहती थी। इसकी मतलब किसकी, राजा के लिए, तो राजा के लिए आया हुआ ये एतस्य शब्द, तो राज्ञ चतुर्थी विभक्ति। ये ध्यान रखना, प्रत्येक में चतुर्थी विभक्ति आएगी, समझ गए, तो ये मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक, चले आगे। ओके, ये आप लोगों को मैंने जो बताया था कि भाई देख लेते इसको। देखो एक तो आया था अन्वय, है ना, अन्वय जनरली श्लोक के क्रम में जो सेंटेंसेस होते हैं उनका, श्लोक में क्या होता है, लाइन इधर उधर होती है, फिर उसको सही क्रम में जमा के लिखना होता है, ये पार्ट जो है उसी टाइप का था। अब यहाँ पे ये सही क्रम में जमाई हुई लाइनें थी, तो इससे मिलती हुई लाइनें जो पार्ट की है वो लिखनी है आपको। क्या कह रहा है, राजलक्ष्मी वदति यत् यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा सा पुनः शूद्रक से समीपे स्थासयति, मतलब राजलक्ष्मी कहती है ना कि अगर वो अपनी प्रिय वस्तु दे देगा तो वो शूद्रक के पास रहेगी, तो वो जो है कौन सी लाइन इस पार्ट में बोली इस संदर्भ में, तो देखो वो लाइन ये बोलती है, यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रिय वस्तु स हासवदनेन भगवते मंगलाये उपहार क्रियेत तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणाम शतम अहम सुखेन निवस्यामि। समझ गए मेरी बात को, पार्ट में ये लाइन आई थी जिसका भावार्थ ये था, समझ गए। और फिर देखो, राजा शूद्रकः प्रथमम वीरवरस्य वृत्ति अर्थम प्रार्थना न स्वीकरोमि, राजा शुरू में उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है, तो उसके लिए वो वन वर्ड में ही कहता है नहीं हो सकता है, वो सैलरी मांगता है ना, प्रतिदिन 400 स्वर्ण मुद्रा है, तो राजा क्या बोलता है, न एतत् शक्यम, तो क्या मतलब है उसका, मतलब ये है कि शूद्रक प्रथम जो है यानी कि सर्वप्रथम उसकी वीरवर की जो ये प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, समझ गए। एकदा कोपी वीरवर नाम राजपुत्र व्रति प्रातुम राज्ञ शूद्रक से समीपम गच्छति, तो पाठ में कौन सी लाइन आई थी, एकदा वीरवर नाम राजपुत्र व्रति अर्थम कस्मादपि देशात् राजद्वारम उपागच्छति, समझ गए। स तस्य कर्तव्य निष्ठाम साक्षात पश्यति, है ना, ये देखो मतलब उसकी कर्तव्य निष्ठा को देखता है तो उसका पीछा करता है, वो वाली लाइन, ततो नरपति खड़ग पाणी तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निर्गच्छन नगरी द्वारात्, समझ गए। मतलब पार्ट में जो इस संदर्भ में लाइन आई वो वाले लिखने के लिए बोला है, राजा मंत्रिणाम मंत्रणाया वीरवराय वृत्तिम यच्छति, ये वाला, अतः मंत्रिणाम वचनात् तांबूल दाने नियोजितो असो राजपुत्र वीरो नरपति, राजा के द्वारा उसको पान दान दे के नियुक्त कर लिया जाता है। ओके, अब देखो ये सवाल भी एकदम इजी है। ये सवाल इजी क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को देखने में लंबी लाइन लग रही है, लेकिन इस सवाल में क्या बोला कि आपको पदच्छेद करना है, मतलब जो दो शब्द जुड़े हुए दिखे ना उनको अलग अलग करके लिखना। प्रैक्टिकली ये संधि विच्छेद दिए उसको जोड़ के नहीं लिखा। देखो जैसे अथेकदा लिखा हुआ है तो इसमें दो शब्द है, अथ प्लस एकदा, तो बीच में प्लस नहीं लगाना। अगर संधि विच्छेद बोलते तो अपन प्लस लगा के लिखते। आपको बोला पदच्छेद करना, मतलब पदों को अलग अलग करके लिखना है। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब ये वो हर व्यक्ति कर सकता है जिसको संधि आती है, ठीक, तो बहुत ईजी है, ठीक। बाकी देखो यहाँ जाके हुआ वापस, इसको भी कर सकते थे व्रति प्लस अर्थम, है ना। अब ये देखो कस्माद अपी, तो कस्मात अपी, जो जुड़े हुए उनको अलग करना। अब देशाद है तो प्रैक्टिकली ये द नहीं होता है, देशात होता है, पंचविभक्ति होती है, तो त की जगह द हो रखा है। राजद्वारम उपागच्छत, तो राजद्वारम उपागच्छत।
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके लिखना है। अन्वय में तो फिर भी आप पदच्छेद यानी कि अलग करके फिर सही क्रम में जमा के लिखना होता है, लेकिन इसमें सीधा सीधा ही लिखना है, बस शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। क्लियर हो गई बात? तो इन सब के उत्तर मैंने यहाँ दे रखे हैं। तो वृत्ति अर्थम आगतो, तो वृत्ति अर्थम आगतः, ओ पे खत्म नहीं होती तो आगतः किया हुआ है। राजपुत्रो अस्मि, तो राजपुत्रः अस्मि, बहुत ईजी है, समझ गए? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरी है इसमें, और कुछ नहीं है। तो सब जगह यही चीज़ की हुई है। अर्थे एकदा, तो फिर से देख लो। कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे, तो कृष्ण चतुर्दश्याम का म अलंत है, फिर अर्धरात्रे अलग है, समझ गए? स राजा, तो स में पीछे विसर्ग होता है, तो यहाँ विसर्ग लगाया हमने, ठीक है? श्रुतवान, करुण रोदन ध्वनिम, करुण रोदन ध्वनि एक साथ है, कश्चन, हो गया एकदम इजी। बात समझ रहे हो? और थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका उत्तर यहाँ नीचे आया हुआ है, ठीक है? तद अहं पे गच्छामि पृष्ठतः अस्य निरूपयामि, ठीक है? इसका नीचे थोड़ा ये हाइड हो रखा है, तो आप देख सकते हैं। करना आ गया होगा। अस्ति अत्र मतलब अस्थि प्लस अस्त्र, ये अलग हो गया इसका, अस्ति अत्र। फिर देखो कश्चित उपाय, तो कश्चित त अलंत है, उपाय, ठीक है? ऊ है उपाय, उपायो है तो उपायः है, ठीक? भगवद्या का भगवद्या, पुनः में दो शब्द है, पुनः प्लस ई, ईह। फिर चिरवासो, तो चिरवासः, ओके मात्रा पे खत्म नहीं होता, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है? कुछ मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिकली संधि विच्छेद ही है, बस बीच में प्लस नहीं लगाना है, ठीक है? ना सही क्रम में जमाना ना कोई बात, आपको जो शब्द दिख रहा है उसको अलग अलग करके लिखना है। पदच्छेद यही है, शब्दों को अलग अलग करना है, ओके? तो ये जो थे आपका पार्ट था, जिसका भाग का हमने पढ़ा है, ठीक? अगली क्लास में हम भाग ख पढ़ेंगे और उस कहानी को भी पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों पे चर्चा भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।